आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है केपलर के परिक्रमण काल संबंधी तीसरे नियम का उल्लेख कीजिए तथा आवर्तकाल व कक्षीय त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, तो केपलर ने हमारे जो केपलर का जो तीसरा नियम था उसने जो है उन्होंने बताया था कि अगर हमारा जो है उनके केपलर के प्रथम नियम के अनुसार जो है कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जो इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है और सूर्य इसके एक नाभि पे उपस्थित होता है। तो एक नाभि मीन्स हमारा जो है ये यहाँ कहीं पे होगा, सूर्य हमारा इस तरीके से यहाँ कहीं उपस्थित होता है। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ से जो है क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है कि इसके जो हमारा ग्रह है यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई प्लेनेट जो है इस तरीके से हमारा जो है स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई प्लेनेट जो है सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है और इस सूर्य का द्रव्यमान हम कैपिटल एम मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी जो क्या इसकी दूरी यहाँ से मान लेते हैं आर के बराबर है। ओके, ये मान लेते हैं हमारी इसकी दूरी आर के बराबर है और इस ग्रह का जो परिक्रमण काल है टी मान लेते हैं। तो केपलर का जो तीसरा नियम था, केपलर ने बताया था कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो उसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है हमारा आर क्यूब के। उस ग्रह की सूर्य से जो है ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के जो है घन के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स हमारा टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब के बराबर होता है। ये केपलर का जो है परिक्रमण काल संबंधी ये हमारा तीसरा नियम था। ये आर उसकी जो है क्या होती है, माध्य त्रिज्या होती है, माध्य कक्षीय त्रिज्या होती है। तो ये टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब के बराबर होता है। ये केपलर का हमारा तीसरा नियम था। अब फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आवर्तकाल व कक्षीय त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। हमें टी और आर में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। हम इसको कैसे संबंध स्थापित करेंगे? अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो इसको एक आवश्यक अपकेंद्री बल यहाँ पे केंद्र की तरफ चाहिए होगा, जहाँ पे सूर्य की तरफ चाहिए होगा। तो यह अपकेंद्री बल हमारा किसके बराबर होता है? हमें पता है अपकेंद्री बल हमारा क्या होता है, जो भी पिंड हमारा जो है गति करता है वृत्तीय पथ पे, तो हमारा क्या होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। ये हमारा अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है इस पिंड का वेग अगर हम यहाँ पे v मान लें, ओके, यहाँ पे इस पिंड का वेग अगर हम यहाँ पे जो है इस तरीके से v मान लें तो यहाँ पे इसको आवश्यक अपकेंद्री बल हमारा कितना मिलेगा, ये हम वेग मान रहे हैं v है, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। और हम जो है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हम बोल सकते हैं कि अगर दो पिंड जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच हमारा क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, जी दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल मीन्स एम इंटू एम डिवाइडेड बाई जो है इनके बीच की दूरी का वर्ग होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये वृत्तीय पथ पे अगर इस तरीके से गति कर रहा है तो इसको जो है आवश्यक अपकेंद्री बल इसी गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो है एफ ए जो है इक्वल टू हमारा एफ जी के बराबर होगा। तो ये हमारे क्या हो जाता है, एफ ए हमारा क्या है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है और यहाँ पे हमारा एफ जी क्या है, हमारा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें परिक्रमण काल, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा टी नहीं है, लेकिन इस वेग को जो हम परिक्रमण काल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा v होता है, हमारा जो वेग का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी पिंड जो है वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उसका वेग v इक्वल टू हमारा कितना होता है, वेग या हम इसको चाल बोल सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई जो है टी के बराबर होता है, उसका आवर्तकाल होता है ये। तो अब क्या करेंगे, यही फार्मूला हम यूटिलाइज करके यहाँ पे जो है v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, समीकरण एक को अगर मॉडिफाई करेंगे तो m इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा r इंटू हमारा जो है टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हमारा स्मॉल एम जो है ये स्मॉल एम से कैंसिल हो जाता है, एक आर हमारा एक आर से कैंसिल हो जाता है। जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो टी स्क्वायर कैलकुलेट होकर आता है, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हमारा 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे जी एम के बराबर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, जो टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है हमारी टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो है 4 पाई डिवाइडेड बाई हमारा जी एम इंटू हमारा जो है आर क्यूब के बराबर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, यही जो है ग्रह के परिक्रमण काल और जो है उसकी कक्षीय त्रिज्या के बीच हमारा यही संबंध हो जाता है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा क्या है, परिक्रमण काल का वर्ग जो है उसके कक्षीय त्रिज्या के जो है क्यूब के जो है घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही हमारा जो है
यही हमारा जो है केपलर का जो तीसरा नियम है, केपलर ने यही बताया था कि हमारा जो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।